नमस्कार। देश की बात में हाजिर और बात पहले महाराष्ट्र के राजनीतिक घमासान की। कुछ ही पलों पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फेसबुक द्वारा अपनी बातें कही। उन्होंने कई अहम ऐलान किए हैं। आज उन्हीं का इंतजार था कि वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने हिंदुत्व पर बात करने वाला मैं पहला मुख्यमंत्री था। बाला साहेब की शिवसेना और इस शिवसेना में क्या अंतर है, आप ये बताइए, और हिंदुत्व के लिए क्या क्या किया है मैंने, सबको मालूम है। उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री बने उस दौरान की बात याद करते हुए कहा कि सोनिया गांधी, शरद पवार ने मुझ पर भरोसा जताया था और मुझे शरद पवार ने बुलाकर कहा था कि आपको अब ये पद संभालना होगा। तो मैं अचंभे में रहा था। मैंने कहा था कि मैंने तो कोई स्थानीय निकाय चुनाव भी नहीं देखा, तो ऐसे में क्यों। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पे आप पर भरोसा है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा, एक बड़ा भावुक सा उनका संदेश था। उन्होंने कहा कि मैं कुर्सी पकड़कर बैठने वाला नहीं हूं और एक भी विधायक बोले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मेरा जो रेजिग्नेशन लेटर है, इस्तीफा पत्र है, वो तैयार है। तो कई अहम बातें उन्होंने कही। आपको बता दें, कोविड पॉजिटिव हैं, तबीयत भी उनकी ठीक नहीं है। और सीधे अपने चलेंगे हम सहयोगी सोहित मिश्रा के पास, और सोहित हमें और गहराई से समझा पाएंगे कि क्या क्या निकल कर आया है मुख्यमंत्री के संदेश में। क्या जो अटकलें लग रही थी वो इस्तीफा देंगे, नहीं देंगे, क्या क्या आभास है आपको वहां पर? देखिए, उद्धव ठाकरे ने जो एक भाषण दिया, जो उन्होंने एड्रेस किया, वो काफ़ी, आप समझ लीजिए कि एक इमोशनल एड्रेस था, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से कई सवाल उठ रहे हैं कि वो शिवसेना टूट तो नहीं रही है, या बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है या नहीं। इस पर उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे की ही ये शिवसेना है। 2012 में उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद भी हम इससे लड़ते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व पर बात करने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ। ये इसलिए उन्होंने जिक्र किया क्योंकि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हम बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व को पालन करते हैं। एकनाथ शिंदे का कहना है कि अगर मुझ पर एक शरद पवार ने भरोसा जताया, मुझ पर कमलनाथ जी ने भरोसा जताया, दुख मुझे इस बात का है कि जिसे मैं अपना कहता हूँ वो मुझ पर भरोसा नहीं जता रहे हैं। और वो भी सूरज जाकर क्यों कह रहे हैं, आप भाग क्यों रहे हैं, आप आइए मुझसे बात कीजिए। मुझे उस संख्या बल के बारे में नहीं पता करना है कि हमारे पास इतने लोग हैं या इतने लोग नहीं हैं, या एक वोट उनके पास ज़्यादा है या कम। अगर वहाँ पे मौजूद एक शख्स भी ये कह देता है कि हमें आप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, तो फिर अगर आप हमें मुख्यमंत्री नहीं चाहिए तो मैं अभी का अभी इस्तीफा देने को तैयार हूं। मैं अभी वर्षा बंगले पर हूं, जो मुख्यमंत्री आवास है। जरूरत पड़ने पर मैं मातोश्री बंगले पर भी चला जाऊंगा, लेकिन आप आकर कहिए तो। मेरे जो शिव सैनिक हैं वो आकर कहें, और केवल मुख्यमंत्री पद ही नहीं, बल्कि अगर पक्ष प्रमुख, जो शिवसेना पक्ष प्रमुख के पद के लिए भी आपको लगता है कि मैं नहीं चाहिए, कोई और ही होना चाहिए, तो भी आप बता दीजिए कि आपको मुझसे परेशानी है या आपको इस शिवसेना से परेशानी है। तो एक भावुक संदेश ज़रूर मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है। इसका ऐलान उन्होंने नहीं किया कि वो इस्तीफा देंगे, नहीं देंगे, क्या कुछ करेंगे, लेकिन हाँ, एक तरीके से अब जो पाला है, जो गेंद है, उन्होंने एकनाथ शिंदे के पाले में डाल दिया है कि उन्हें अब तय करना है कि क्या किया जाना है, क्या नहीं किया जाना है। अब एकनाथ शिंदे 7 बजे क्या कुछ कहते हैं, ये देखना अहम होगा। देखिए, इसमें एकनाथ शिंदे की ओर से कहा जा रहा था कि जो हिंदुत्व है वो उसका पालन नहीं हो रहा है, या वो बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व का पालन नहीं हो रहा है। तो उद्धव ठाकरे ने तो कहा है कि अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे परेशानी है तो आप बताइए, हम किसी और को बना देते हैं। तो ऐसे में एक उद्धव ठाकरे की कोशिश ये है कि शिवसेना टूटे नहीं, लेकिन क्या इसका ये मतलब नहीं होता है कि अगर ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं तो कि उद्धव ठाकरे को क्या जी आप ये बिल्कुल सही समझा रहे हैं कि ये भावनात्मक अपील थी, लेकिन भावनाएं एक तरफ और राजनीति में आंकड़े भी देखे जाते हैं। जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने एक पूरी लिस्ट जारी कर दी है, और कुछ देर पहले ये भी खबर आई कि चंद्रकांत पाटिल 4 और विधायकों के साथ गए, तो वो डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं उधर गुवाहाटी में, वो भी तेजी से बदल रहे हैं। आपने तो खुद एकनाथ शिंदे से बात की है फोन पे सुबह, वो 40 की बात कर रहे थे, 40 से ज्यादा के विधायकों का वो दावेदारी कर रहे थे। तो क्या इसी से आहत भी हैं उद्धव ठाकरे? जी देखिए, पहली बात तो जो चंद्रकांत पाटिल वाली बात थी उसे रिट्रैक्ट कर लिया है। जिस वेबसाइट ने ये बात चलाई थी, बाद में उन्होंने बताया कि ये बात गलत है और उसे उन्होंने रिट्रैक्ट कर लिया है। रही बात राजनीति की, तो इसमें राजनीति ये है कि शिवसेना में अब एकनाथ शिंदे का कद उद्धव ठाकरे से ज़्यादा बड़ा हो रहा था। जो मैं आपको कल 2 दिन से कह भी रहा हूँ कि एकनाथ शिंदे को लगता था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, लेकिन वो उन्हें नहीं बनाया गया और उद्धव ठाकरे बने।
तो ये उद्धव ठाकरे ने एक पाला जो गेंद है वो एकनाथ शिंदे के पाला में डाल दिया कि अगर आप चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूं, मैं मुख्यमंत्री नहीं रहता हूं, लेकिन आप आइए बात कीजिए, उसके लिए इन विधायकों को मुंबई या महाराष्ट्र आना पड़ेगा। ये एक शर्त आप समझ लीजिए इनडायरेक्टली एकनाथ शिंदे ने रखा है। तो ये भी माफ कीजिए उद्धव ठाकरे ने रखा है। ये भी एक तरीके की राजनीति ही है, जहां पर वो कह रहे हैं आपको मैं नहीं चाहिए तो मैं नहीं रहता हूं, क्योंकि एट द एंड ये सारी चीजें जो हैं वो एक परसेप्शन है जो लोगों के मन में है। जो एक और चीज जिसकी जिक्र मैं कल से कर रहा था कि उद्धव ठाकरे लोगों से मिलते नहीं थे, उसका भी जिक्र उद्धव ठाकरे ने किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जब मैं ठीक हुआ तब तो मैं अस्पताल से भी लोगों से मिलता था। तो एक तरीके से उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है और कहा है कि मैं नहीं चाहता मेरा शिवसेना टूटे, आप चाहते हैं मैं यहाँ से हट जाऊँ, मैं ये वर्षा बंगला से हटकर मातोश्री जो बांद्रा में मेरा खुद का एक बंगला है मैं वहाँ पर जाकर रह लूँगा, लेकिन आप आकर कहिए। तो क्या अब एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं कि मैं शिवसैनिक हूँ, मैं बाला साहब ठाकरे का शिवसैनिक हूँ, वो आकर बात करते हैं, क्योंकि संवाद करने के लिए इन्होंने जगह ओपन रखी है। अब अगर इसके बावजूद एकनाथ शिंदे कहते हैं कि नहीं मेरे पास आंकड़ा है या मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं या हम साथ में हैं, मैं शिवसेना हूं, तो इससे जो परसेप्शन है, एक इमेज परसेप्शन है, उसे लेकर क्या हो सकता है ये देखना अहम होगा। बिल्कुल सोहित, जो आप इमेज परसेप्शन की बात कर रहे हैं, जो समय था सोहित जो तो आपने इस तरह से करते थे जी, जो आप इमेज परसेप्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी आप देखें कि उद्धव ठाकरे ने ही चीफ व्हिप और विधायक दल के नेता पद से एकनाथ शिंदे को हटाया था जब वो सूरत में मौजूद थे, और तब ये कहा जा रहा था क्या जल्दबाजी की है शिवसेना की तरफ से, मुंबई हेडक्वार्टर्स की तरफ से क्या जल्दबाजी हुई कि उनको क्यों हटाया गया? क्योंकि आप लगातार बता रहे हैं कि वो पहले से 2.5 साल से ही नाखुश नजर आ रहे हैं। आदित्य का कद जैसे बढ़ा या जिस तरह से संजय राउत का कद बढ़ा उससे वो आहत थे। तो और जो चीफ व्हिप के पद से जिस तरह से हटाया गया एकनाथ शिंदे को, तो वो भी एक तरह से कदम उठाया गया था। और आज हम दूसरा रूप देख रहे हैं शिवसेना का, जो इमोशनल है, इमोशनल अपील है, और ये भी अपने आप में बहुत अहम है। तो अब किस तरह से देखेंगे? आपने जो बताया कि एकनाथ शिंदे तो मजबूत हो गए हैं, काफी बड़े नेता हो गए हैं, तो क्या अब एकनाथ शिंदे की अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है शाम 7 बजे होने वाली है, गुवाहाटी से वो करेंगे, वो भी बहुत अपने आप में अहम रहेगा। लेकिन एक स्पीकर भी यहाँ पे नहीं है, आंकड़े भी इनके पास कम है, किस ओर जाती हुई दिख रही है शिवसेना जो फिलहाल उद्धव ठाकरे के साथ जो विधायक है? देखिए, जो विप से हटाने की बात है, ये 2019 में अजित पवार को भी विप से हटाया गया था, लेकिन उसके बावजूद अजित पवार एनसीपी में लौट आए थे, उन्हें उप मुख्यमंत्री वापस बना दिया गया था। उसी तरह की कोशिश उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर की है कि विप से हटा दी है, क्योंकि वो अपने पार्टी को सुरक्षित रखना चाहते थे। आज उन्हें पता है कि उनके पास आंकड़े नहीं है, इसलिए उन्होंने एक दूसरा कार्ड खेला है, वो है शिवसेना का कार्ड। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने कहीं नहीं कहा कि मैं शिवसेना से इस्तीफा दे रहा हूँ। एकनाथ शिंदे से जब मैंने सुबह बात की तब भी उन्होंने यही कहा कि मैं शिवसैनिक हूँ, बाला साहब ठाकरे के शिवसेना में मैं हूँ और हिंदुत्व हमें चाहिए। तो जो चीजें आज सुबह एकनाथ शिंदे ने मुझसे बातचीत में कही हैं, हर चीज का जवाब आज उद्धव ठाकरे ने दिया है। हिंदुत्व पर उन्होंने कहा कि आप हिंदुत्व हैं, तो मैंने हिंदुत्व की बात करने वाला शायद मैं पहला मुख्यमंत्री हूं। मैंने एकनाथ शिंदे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे सभी लोगों को कहा कि आप अयोध्या जाइए, तो मैं हिंदुत्व की भी बात करता हूं। आपको दिक्कत मुझसे है क्या? आपको दिक्कत मेरे साथ मौजूद लोगों से? क्योंकि अगर आपको दिक्कत मुझसे है तो मैं हट जाता हूं, किसी और को बनाया जाएगा, लेकिन वो शिवसैनिक ही होगा। तो इनकी कोशिश वही है कि आप आएँ और बात करें, शिवसेना पार्टी न टूटे। क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे अब इसके बाद कहते कि नहीं हमारे पास आंकड़े हैं, तो उनको इसके भी जस्टिफिकेशन देना होगा कि वो जाकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात क्यों नहीं कर रहे, जब वो कह रहे हैं कि मैं हटने को तैयार हूं। तो अब ये इस पर एकनाथ शिंदे जब 7 बजे बात करते हैं तब वो क्या कुछ कहते हैं, ये देखना अहम होगा। रही बात आंकड़े की, ये बात सही है कि एकनाथ शिंदे के पास आंकड़े ज़्यादा हैं, उनके पास समर्थन ज़्यादा है, लेकिन अब जब इन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं, तो क्या इसके बावजूद एकनाथ शिंदे शक्ति प्रदर्शन करेंगे या फिर वो आकर बातचीत करेंगे और कहेंगे कि नहीं आप मुख्यमंत्री मत बनिए, किसी और को बनाया जाएगा? ये देखना काफी अहम होगा कि और भी शर्तें रखी जा सकती हैं। बिल्कुल, ये भी हो सकता है कि जब 7 बजे एकनाथ शिंदे बात करें तब वो कहें कि हमें तो कांग्रेस और एनसीपी नहीं पसंद है, हम चाहते हैं कि बीजेपी के साथ जाएं। तो इस पर भी ध्यान देना अहम होगा कि 7 बजे एकनाथ शिंदे क्या कहते हैं। बिल्कुल वही बात है कि देखना होगा, 7 बजे का हमें इंतजार करना पड़ेगा कि एकनाथ शिंदे का पक्ष है वो क्या कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सोहित, आप लगातार नजर बनाए रखें और जैसे जैसे बदलाव आएगा इस खबर में, तेजी से बदलाव आ रहा है, लेकिन जब ये इंतजार करना पड़ता है तो बड़ा लंबा लगता है इंतजार। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो लगातार आ रही हैं, किस तरह से नेतागण मिले, ये उस समय की तस्वीरें हैं। आपको ये भी बता दें, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब शरद पवार से कमलनाथ मिलने पहुंचे,
उस समय की भी तस्वीरें हम सबके पास हैं, वो किस तरह से जो कांग्रेस, क्योंकि ये सरकार जो है इसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मौजूद है और ये तीनों जो लोग हैं गठबंधन में है, महाविकास आघाड़ी की सरकार है, लेकिन किस तरह से सरकार हिली हुई है ये हम देख सकते हैं। अब ये मुलाकातों का दौर चल रहा है, शरद पवार और कमलनाथ कांग्रेस की तरफ से बैठकर मिल रहे हैं और जिस तरह से उद्धव ठाकरे को कोविड हो गया तो वो इस मुलाकात में शामिल नहीं है, लेकिन ये विचार विमर्श, विचार मंथन लगातार जारी है। हमने सुना किस तरह से अपनी बात रखी है उद्धव ठाकरे ने और अब पाला जो गेंद है वो एकनाथ शिंदे के पाले में और देखना होगा कि एकनाथ शिंदे का अगला कदम क्या होता है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ आपको बता दें वी.के. अग्निहोत्री मौजूद हैं, ये संविधान विशेषज्ञ हैं और इन्हीं से जान लेते हैं। अग्निहोत्री जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। मैं आपसे समझना चाहूंगी, आंकड़ों की अगर बात करें, दावे बहुत किए जा रहे हैं, किस ओर आपको लगता है एकनाथ शिंदे की दावेदारी कितनी मजबूत है और किस कमजोर स्थिति में उद्धव ठाकरे हैं? सर, आपने म्यूट कर दिया बटन, अनम्यूट कीजिए सर। हाँ, सॉरी जी। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि दो मुद्दे हैं मेरी समझ में जिनके कि दो पहलू हैं। एक मुद्दा ये है कि क्या शिंदे जी की जो पार्टी है या ग्रुप है जो वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके खिलाफ लाएगी, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि उनके साथ है, नंबर ज़्यादा हैं और फिर जाहिर है कि जो विपक्षी लोग हैं वो भी ज्वाइन कर लेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो क्या वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगी? और क्या, जैसा कि पहले भी चर्चा चल रही थी कि उद्धव ठाकरे जी रिजाइन कर देंगे और वो एक तरह से कॉल डिसोल्यूशन, असेंबली का डिसोल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे लोकपाल से, आपके राज्यपाल जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि असेंबली को डिसोल्यूशन कर दिया जाए। तो इन दो पहलुओं पर मेरा कहना ये होगा कि जो पहले एक कदम बढ़ाएगा वो आगे जाएगा। अगर पहले डिसोल्यूशन के लिए बोल दिया गया तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई जरिया नहीं रहेगा, लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पहले आ गया तो उसके बाद अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे डिसोल्यूशन के लिए, तो जैसा आपने अभी पाकिस्तान में भी देखा यही हुआ था मुद्दा कि डिसोल्यूशन के लिए बाद में रिक्वेस्ट आई थी और पहले ही उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन डाल दिया था। तो ये एक मुद्दा है, उसके दो पहलू मैंने बताए। दूसरा मुद्दा ये है कि कितने इनके साथ लोग हैं। तो जैसा कि 10th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के लिखा हुआ है कि अगर 2/3 ऑफ ए पार्टी दे फॉर्म ए सेपरेट ग्रुप, तो फिर वो अलग से उनको रिकग्निशन मिलेगा। अगर वो 2/3 नहीं हो पाते हैं तो फिर उनका डिस्क्वालिफिकेशन का भी मुद्दा आ सकता है, अगर कुछ लोग हट के आते हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या उनके पास 2/3, अब 2/3 आप दिखा रहे हैं 56, मैंने कहीं कहा 55, कितने शिवसेना में हैं, 55 या 56, उस पर डिपेंड करेगा कि उनको 37 मिलना कि 38 मिलना। अपने साथ 37 या 38 उनके पास होना होगा, तभी वो ये कर सकते हैं कि हम एक सेपरेट ग्रुप हैं और हमको मान्यता दी जाए। ये रिक्वेस्ट जो कह रहे हैं कि 34 लोगों ने चिट्ठी लिखी है, वो इसी बिल्कुल अग्निहोत्री साहब, आपने बिल्कुल ठीक से समझाया और इसी का इंतजार है, अब देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और आगे बढ़ेंगे और आपको बिल्कुल एक नाटकीय घटनाक्रम दिखाते हैं कि किस तरह से कल रात बड़ी सुरक्षा के बीच बसों में भरकर विधायकों को सूरत में जब वो थे जो एकनाथ शिंदे के साथ थे उनको एयरपोर्ट ले जाया गया था और उस दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। पुलिस की सुरक्षा में ही विधायकों को एयरपोर्ट के अंदर ले जाया गया और उस दौरान जब पत्रकारों ने विधायकों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्हें रोका गया। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं उनके साथ एक तरह से 46 विधायक हैं। इस बीच सूरत के होटल में शिवसेना के बागी विधायकों की एक तस्वीर भी सामने आई है। चलिए आपको ये दिखाते हैं, ये पूरे विजुअल्स जो हैं, क्योंकि टेलीविजन माध्यम विजुअल्स का है कि किस तरह से तैयारी हो रही थी जो आज ये उद्धव ठाकरे की जो अपील आई है उसकी। हम इस वक्त सूरत एयरपोर्ट पे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो विधायक हैं बसों में पहुंचे हुए हैं, आपको नजर आएंगे, आपको नजर आएंगे कि जो नेता हैं वो सारे 3 बसों में पहुंचे हैं। एकनाथ शिंदे जो हैं
वो आ गए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कहना है एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे यहाँ पर आए हैं बस में। आगे सबसे एकनाथ शिंदे आपको नजर आएंगे, उनके साथ पीछे जो विधायक हैं आपको वो नजर आ रहे होंगे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और एकनाथ शिंदे के साथ में विधायक हैं। जो संख्या है वो 30 से ज्यादा बताई जा रही है। कितनी संख्या बल है वो एकनाथ शिंदे ही बताएंगे। क्या है उनके पास समर्थन कितने विधायकों का है, अभी तक कुछ बोल नहीं रहे हैं। मीडिया ने माइक लगाया हुआ है अपना। फिलहाल एकनाथ शिंदे यहाँ पर पहुंचे हुए, पुलिस हटाती हुई पत्रकारों को पूरा प्रोटेक्शन, पूरा गुजरात पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। एकनाथ शिंदे कुछ कह नहीं रहे हैं, शांत हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। उनके पीछे विधायकों की संख्या नजर आ रही होगी। फिलहाल एकनाथ शिंदे यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको हटाया जा रहा है, उनका रास्ता साफ किया जा रहा है ताकि एकनाथ शिंदे यहाँ से अपने विधायकों के साथ बस से आए हैं, उनका एक प्राइवेट जेट है, उससे यहाँ से निकल करके वो जा पाए, पहुँच पाए गुवाहाटी। तो पूरी तैयारी की गई। आप देखिए किस तरीके से गुजरात पुलिस मीडिया को एकनाथ शिंदे के करीब फटकने भी नहीं दे रही है। यहाँ पर पूरी तैयारी गुजरात पुलिस ने करी हुई है। एकनाथ शिंदे यहाँ से निकलते हुए, यहाँ से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ निकलते हुए जाने की कोशिश है कि किसी तरीके से पहुँचा जाए यहाँ से। हम कोशिश करेंगे एकनाथ शिंदे से बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आए, उनसे पूछें उन्हें कि क्या कहना चाहेंगे। एकनाथ शिंदे को पुलिस जो है बात कर रही है। एकनाथ शिंदे बोलने को तैयार नहीं है, मीडिया का जमावड़ा है, वो भी शांत हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। सर आप आपका नाम बताइए सर कितने विधायक हैं आप लोगों के साथ में, कितने लोगों का समर्थन है? तो बताएंगे शिंदे साहब। आपका नाम बताइए सर। सुंदर सिद्धार्थ। हाँ, तो मेरा नाम प्रदीप जायसवाल। हाँ, प्रदीप जायसवाल। तो आप यहाँ पर पहुंचे हैं, आप क्या साथ में जा रहे हैं? हम शिंदे साहब। तो शिंदे साहब के सहयोगी जो हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सर कितने लोगों का समर्थन है आपको? सर कितने लोग? 40 लोग हैं। सर आप लोग कहाँ गुवाहाटी जा रहे हैं? तो हम मान के चलें कि आप उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है आप लोग? सर क्या उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है? हम लोग शिंदे साहब के साथ हैं। शिंदे साहब के साथ हैं। आपका नाम बताइए सर। हम लोग शिंदे साहब के साथ में हैं। यहाँ पर जो है विधायक जो हैं वो आपको नजर आएंगे। सब कह रहे हैं कि वो शिंदे साहब के साथ में है। सारे विधायक यहाँ पहुँच चुके हैं और कह रहे हैं कि जो बोलेंगे शिंदे साहब बोलेंगे। तो शिंदे साहब का जो है आपको नजर, दौड़ते हुए विधायक आ रहे हैं। सर आप साथ आप देखेंगे, एकनाथ शिंदे को देखेंगे, एकनाथ शिंदे बीच में है। एकनाथ शिंदे आपको नजर आएंगे। वो बोल रहे शिवसेना आणि भाजप युती व्हायला पाहिजे ह्या मतातरी अजून एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ अंदर पहुंच गए हैं। तो ये तस्वीरें सीधे हम दिखा रहे हैं सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आइए सीधे चलते हैं अक्षय डोंगरे के पास जो गुवाहाटी में इस समय मौजूद हैं। अक्षय, अब सबकी नजर गुवाहाटी में ही है और कहा जा रहा है कि जो ये विधायक आए हैं सूरत से, कितनी संख्या ये भी मैं आपसे पूछूंगी, और कहा जा रहा है कि बीजेपी के कुछ मंत्री या विधायक वहां पे मौजूद हैं, वो निगरानी रख रहे हैं। क्या खबर वहां से? जी निधि, अगर बात की जाए गुवाहाटी की, आपने ठीक कहा, सभी नज़रें अब खासतौर पे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार की इस वक्त गुवाहाटी में लगी हुई है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको सिक्योरिटी दिखाना चाहूँगा, जिस तरह की सिक्योरिटी यहाँ पर रखी गई है असम पुलिस द्वारा। जो यहाँ पर न सिर्फ यहाँ पुलिस के कर्मी मौजूद है, सुरक्षा कर्मी मौजूद है, बल्कि पुलिस के अफसर भी, आला अधिकारी भी यहाँ पर निगरानी रखे हुए पूरी की पूरी सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर। सुबह से यहाँ पर सिक्योरिटी इसी तरह से बनी हुई है और ये सभी जहाँ जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं यहाँ पर बिना जांच करे, बिना आईडी कार्ड चेक किए किसी को जाने नहीं दे रहे। मीडिया कर्मियों को भी गेट के पास फटकने भी नहीं दिया जा रहा है। अब अगर बात की जाए असम सरकार के खुद के रुख की, तो हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज बात की, अगर एक इवेंट पे वो यहाँ पर भी थे
जिस समय यहाँ पर महाराष्ट्र के एमएलएज आए उससे कहा जा रहा है कि 2 घंटे पहले हिमंत विश्व शर्मा खुद यहाँ पर मौजूद थे इस होटल में। इस वक्त भी यहाँ पर असम सरकार के 2 मंत्री मौजूद है, एक भाजपा के असम से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौजूद है और एक एमएलए मौजूद है और ये चारों हिमंत विश्व शर्मा के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, जो कहा जा रहा है पूरे के पूरे मामले पर निगरानी रखे हुए हैं। तो हिमंत विश्व शर्मा से पूछा गया एक इवेंट में कि क्या उन्हें इस बारे में पता है, क्या वो सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं इन लोगों को जो भी एमएलएज आए हुए हैं महाराष्ट्र के। तो उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और अगर लोग बाहर के राज्यों से असम में आते हैं तो इनके लिए खुशी की बात है, टूरिज्म को एक तरह से बढ़ावा मिलेगा। तो एक तरह से उन्होंने स्पिन देने की कोशिश की है इस पूरे के पूरे मुद्दे को। अब कहा यह भी जा रहा है कि हिमंत विश्व शर्मा खुद कुछ समय में यहाँ पर आ सकते हैं। जिस तरह से बाढ़ है पूरे असम में उसका मुआयना करने के लिए आज वो गए हुए हैं, लेकिन पूरी उनकी निगरानी यहाँ पर भी एक तरह से जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं रेडिसन ब्लू होटल में उसके ऊपर बनी हुई है। अगर नंबरों की बात की जाए जैसे कि आपने कहा तो तकरीबन 34 एमएलएज का एक लेटर आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो लेजिस्लेटिव पार्टी जो लीडर होते हैं उसमें एकनाथ शिंदे को ही मानते हैं। और अगर बात की जाए शिवसेना के एमएलएज की तो यहाँ पर तकरीबन 30 से 31 एमएलएज शिवसेना के मौजूद हैं और 4 इंडिपेंडेंट एमएलएज मौजूद है। कहा जा रहा है कि 4 एमएलएज और आने की उम्मीद है। तो देखने वाली चीज़ यही रहेगी कि अब एकनाथ शिंदे का क्या रुख लेने वाला है, क्योंकि एक तरह से गेम ऑफ थ्रोन्स जो कहा जाता है वो शुरू हो गया है और उसका एपिसेंटर बन चुका है गुवाहाटी। तो जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने खुद बयान दिया, खुद स्पीच दी, उन्होंने इस पूरे के पूरे मुद्दे को एक सेंटिमेंटल मुद्दा, एक तरह से एक इमोशनल मुद्दा बना दिया है हर एक शिव सैनिक के लिए। उन्होंने कहा है कि हर शिव सैनिक उनके परिवार की तरह है और सबसे बड़े दुख की बात उनके लिए यही है कि एक शिव सैनिक ने अब किसी और राज्य में जाकर उनसे कुछ कम्युनिकेट करना चुना और अगर उन्हें बात करनी थी तो मुंबई आकर उनसे खुद मिलकर भी बात कर सकते थे। तो जिस तरह से पॉलिटिक्स देखी गई है महाराष्ट्र में खासतौर पर शिवसेना की, तो काफी इमोशनल पॉलिटिक्स है, काफी एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है बाला साहब ठाकरे के साथ में। और जो अक्षय, मैं आपको 2 पलों के लिए रोकूंगी, जो आप भावना की बात करें वो फुल फ्रेम शॉट्स दिखा दें। ये हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि ये शरद पवार का काफिला है, गाड़ियों का काफिला जो उद्धव ठाकरे से मिलने जा रहा है। बताया जा रहा है उनकी बेटी सुप्रिया सूले भी हैं और ये एक तरह से एक संदेश देने की, भरोसा जताने की तरीका है शरद पवार का, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपने जो आज संदेश दिया फेसबुक लाइव पर, उन्होंने कहा कि शरद पवार ने मुझे कहा था कि आप ये कुर्सी संभालो, आप मुख्यमंत्री का पद संभालो। और ये सुप्रिया सूले उनकी बेटी हैं, सांसद हैं, वो भी बताया जा रहा है मिलने जा रही हैं वर्षा में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से। और ये बहुत अहम है राजनीति में, जो जिस तरह से नेताओं की मुलाकात होती है, कौन किससे मिलने जा रहा है, ये अपने आप में बहुत अहम होता है। लेकिन बहरहाल इस समय जिस परिस्थिति में उद्धव ठाकरे हैं, इस मुलाकात के क्या मायने हैं, ये बहुत अहम, इस पे सवाल ज़रूर रहेंगे कि शरद पवार ने कल ही बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारी जो सरकार है वो ठीक है, लेकिन ये जो मसला है ये शिवसेना का आंतरिक समस्या है जो तीसरी बार सामने आई है। और हमने परिस्थिति देखी किस तरह से रातों रात विधायक इस राज्य से गुजरात चले जाते हैं, सूरत में चले जाते हैं और उसके बाद असम जाते हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है। बहरहाल ये एनसीपी के नेताओं का मीटिंग थी, जो विधायकों को बुलाया गया था एनसीपी की तरफ से, ये वो दृश्य हम देख सकते हैं। यहाँ पर हैं कमलनाथ वगैरह भी सब बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस के तमाम विधायक हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक हमें लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते, बने रहिए हमारे साथ। तो कुछ ही देर पहले हमने देखा किस तरह से उद्धव ठाकरे ने एक अपना संबोधन किया है, बड़ा भावुक संबोधन था, तबीयत भी उनकी खराब है। उनका यही कहना है कि मैं कुर्सी के लालच में यहाँ पर नहीं हूँ, कुर्सी पकड़कर नहीं बैठूंगा, मेरा इस्तीफा तैयार है। लेकिन जो ये विधायक हैं दूसरे राज्य में जाकर इससे बात कर रहे हैं, यहाँ पर आकर मुझसे कहें मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। एक भी विधायक मुझे कह दे इस्तीफा दे दीजिए तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। तो एक भावुक अपील की है उद्धव ठाकरे ने, कहा है कि मैं ही, यही असली शिवसेना है और ये शिवसेना और वो शिवसेना में अंतर कैसा, और मैंने हिंदुत्व का मुद्दा जो है हमेशा बनाए रखा है। हमेशा साथ मुझे बता रहा है हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा मौजूद हैं। अभिषेक, एक पलड़ा तो हमने देखा जो उद्धव ठाकरे का आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ जो एक बीजेपी का पक्ष है,
जिस तरह से ऑपरेशन कमल की पूरी तैयारी की गई, जिस तरह से भागदौड़ की गई, दिल्ली में आकर मुलाकातें हुई, तमाम बातें कहा जा रहा था अहमदाबाद जाएंगे, लेकिन सब गुवाहाटी चले गए। आप जरा उस ओर रोशनी डालिए, बताइए हमें कि बीजेपी के खेमे में क्या हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस को दोबारा मौका मिलेगा या नहीं? देखिए, बीजेपी के पास देवेंद्र फडणवीस जो है एक बार अपनी फजीहत करा चुके हैं अजीत पवार के साथ शपथ लेके, तो अब वो दोबारा नहीं कराना चाहते हैं। और वैसे तो ये उनकी दूसरी फजीहत है। पहली फजीहत तो तभी हो गई थी जब वो उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी लड़ाई लड़ी और जो उद्धव ठाकरे हैं वो मुख्यमंत्री पद चाहते थे अपने लिए, अपने परिवार के लिए या सेना के लिए, जिसके लिए तैयार नहीं हुई थी बीजेपी। तो ये दूसरी फजीहत थी जब वो अजीत पवार, अब वो तीसरी नहीं चाहेंगे, आधिकारिक तौर पर तीसरी नहीं चाहेंगे, ये बात तो बिल्कुल साफ है। लेकिन वो अभी इस समय देख रहे हैं, वो चाहते हैं, वो सिंधिया वाला फॉर्मेट चाहते हैं कि जिसमें कांग्रेस के टूटने का सारा दोष जो है वो आप उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स को दें, जैसे कि कमलनाथ और सिंधिया के आपस में रिश्ते खराब थे साहब, इसलिए सिंधिया जी जो हैं वो बाहर आ गए और उन्होंने हमारे साथ हाथ मिला लिया। अब इसमें हमारा क्या दोष? ये कहानी वो यहाँ पे भी चाहते हैं कि ये स्क्रिप्ट पे यहाँ काम हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है, उनके मन में खुशियाँ हैं, वो चाह रहे हैं कि ये हो जाए, तो वो दूसरी बार लकी होंगे कि नहीं होंगे। वो महाराष्ट्र के उन मुख्यमंत्रियों में से एक हैं जिन्होंने नारा दिया था मी पुनः येईल, मतलब मैं दोबारा आऊँगा, और ये उनकी फेयरवेल स्पीच थी, उनके बाद भी जो उन्होंने जो भाषण दिया उसमें भी वो थे। तो देवेंद्र फडणवीस वैसे तो बहुत ही तेजस्वी और ऊर्जावान नेता हैं, और मैं कहता हूं कि वो अपने पीक पर भी हैं, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो पिछले 35 साल में जो बहुत सारी पार्टियां नहीं कर पाती थी वो बीजेपी ने करके दिखाया है। अकेली दम पर 106 का नंबर लेके आना हंसी खेल नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी कई बार ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारी विसंगतियों से भरी हुई है, क्योंकि यहाँ पर 3 पार्टियां हैं आप देखिए, और तीनों पार्टियां एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हुए कायम भी हैं, बची भी हुई हैं। इनका हाल बीएसपी या समाजवादी, बीएसपी जैसा तो नहीं हुआ है, समाजवादी पार्टी को तो मैं वहां से तुलना कर रहा था, लेकिन यहाँ की राजनीति बहुत ही ज्यादा विसंगतियों से भरी हुई है। और जो आपका सवाल है कि देवेंद्र फडणवीस के मन में क्या चल रहा होगा या बीजेपी की तैयारियां क्या चल रही हैं, तो बीजेपी की तैयारी इस बात से समझ सकते हैं कि आप उन वीडियोस को निकाल के देखिए जो इस समय शिवसेना के विधायकों के आसपास हैं। वो सारे लॉजिस्टिक्स मैनेजर जितने भी हैं, जितने भी लोग हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, वो सब के सब देवेंद्र फडणवीस के बहुत खास लोग हैं। उनमें से कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसकी निष्ठा को लेकर, जिसकी लॉयल्टी को लेकर कोई भी शक कम से कम देवेंद्र फडणवीस को हो। देवेंद्र फडणवीस किसी भी ऐसे आदमी को ऐसे ऑपरेशन में नहीं भेज सकते हैं जिससे उनकी व्यक्तिगत निष्ठा ना हो। तो आप उन तस्वीरों को और वीडियोस को देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी के कौन कौन से नेता ऐसे हैं जो बहुत ही करीबी हैं और वो वहां पर ऑपरेशन कमल कर रहे हैं। खुलकर नहीं आएंगे वो, क्योंकि पिछली बार की गलतियों से शायद सबक सीखा है। वो बोलेंगे भी नहीं, वो बोलेंगे कि ये तो सेना का इंटरनल मैटर। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान मचा हुआ है उसमें कुछ देर पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे विधायक मुझसे आके बात करें। उधर आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के समर्थन में 34 विधायकों ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में एकनाथ शिंदे को ही विधायक दल का नेता बताया गया। उधर सूरत में शिवसेना के बागी विधायक आज सुबह 7 बजे गुवाहाटी मिलने पहुंचे थे, और इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो ये तस्वीरें हैं जब कुछ ही पलों पहले शरद पवार एनसीपी के प्रमुख अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ मिलने पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे को। और
उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में कहा कि शरद पवार ने ही मुझे कहा था कि ये मुख्यमंत्री पद का आप संभालें जब ये सरकार बनने वाली थी, लेकिन अब मेरे लोगों का मेरे साथ नहीं है। तो ये अपने भावुक अपील उन्होंने दी है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और सियासी गर्माहट जारी है महाराष्ट्र में। 2-3 महिन्यातच कोविड आला। और अब खबर है उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें, गाजीपुर और आसपास के रेलवे स्टेशन पर आज खासी चौकसी नजर आ रही है। पुलिस के साथ ही रेलवे के भी बड़े अफसर आज स्टेशन पर नजर आए। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले उनको एक धमकी भरा खत मिला था जिसमें 22 जून को स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई थी और इसी के मद्देनजर सुरक्षा पुख्ता की गई। कुछ दिनों पहले एक धमकी भरा पत्र आया था कि हम रेलवे स्टेशन को उड़ा देंगे और उसमें लश्कर-ए-तोयबा की तरफ से धमकी दी गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने पूरी व्यवस्था की है। स्नाइपर डॉग भी बुलाया गया है और सादे में भी हमने लगा रखा है, तो उसी के लिए कि कोई ऐसी कोई घटना न होने पाए। और इसी खबर के साथ आज देश बात में इतना ही। नमस्कार।